नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ, हर चाल, हर फरेब को बेनकाब किया जाता है, जहां आतंक को पालने पोसने वाले मुल्क की असलियत आपको बताते हैं। आज का जो बड़ा खुलासा है उसे लेकर हम सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान से इस कदर डर गई है कि अब वो बलूचिस्तान में कदम नहीं रखना चाहती है और अब उसे बलूचिस्तान के नाम से ड्रैगन की याद आ रही है। यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी से लड़ने के लिए पाकिस्तान यह चाहता है कि चीन अपनी आर्मी भेजे। पाकिस्तान की सेना जो अपनी दुनिया में अपनी सेना को सबसे मजबूत बताती है, कहती है कि हमारी सेना जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में लड़ाई लड़ सकती है, वही पाकिस्तानी आर्मी पतलून छोड़कर बलूचिस्तान से भाग रही है। उसकी चीफ सेना के आलिशान पनडुब्बियों से लेकर जमीन सौदे तक में धांधली कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी भ्रष्टाचार में डूब गई है और पाकिस्तान चाहता है कि बलूचिस्तान की लड़ाई चीन की आर्मी लड़े। और इसके साथ ही एक और खबर आपको बताएंगे, जहां एशिया कप में पाकिस्तान और यूएई के बीच मैच शुरू होने से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और दुनिया भर में पाकिस्तान की घोर बेइज्जती हुई। लेकिन अब पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होने वाला है। इससे पहले पाकिस्तान की आवाम टीम इंडिया के नाम से ही खौफ खा रही है। तो आइए देखते हैं नापाक पाकिस्तान की असली कहानी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से पाकिस्तानी आर्मी आज तक पिटती आई है और जब बलूचिस्तान से पाकिस्तानी आर्मी को पीट पीट कर निकाला गया तो उसे ड्रैगन की याद सताने लगी, चीनी आर्मी की याद आने लगी। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी पर शिकंजा कसने की तैयारी इस बार पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर कर रहा है। दोनों देश मिलकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और मजीद ब्रिगेड का मुकाबला करेंगे। अरे भाई, ये बलूच लिबरेशन आर्मी एक छोटे से हिस्से की छोटी सी संगठन। पाकिस्तान जो कहता है हम इजराइल को परमाणु बम से उड़ा देंगे, जो कहता है हम सऊदी को परमाणु बम देकर सुरक्षित कर देंगे, वो बलोच लिबरेशन आर्मी से नहीं लड़ पा रहे और वो कह रहे हैं हमें चाइना का साथ चाहिए बलोच लिबरेशन आर्मी से लड़ने के लिए। और ये दुनिया जीतने का दावा करते हैं, दुनिया को खाक में मिलाने का दावा करते हैं। आसिम मुनीर अमेरिका में कहकर आते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसे परमाणु बम हैं जिससे पूरी दुनिया को खाक कर सकते हैं। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया में बड़ी बड़ी शेखी बगाड़ता है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर एक छोटे से क्रांतिकारी संगठन से लड़ नहीं पाता है और चीन की आर्मी को न्योता देता है। पाकिस्तान और चीन की नई चाल। बलूचिस्तान विद्रोहियों को लेकर रखी मांग। पाकिस्तान और चीन का संयुक्त प्रस्ताव। आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और उसकी आत्मघाती इकाई मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की गई है। दोनों देशों ने बीएलए और उसके सुसाइड विंग को सुरक्षा परिषद के तहत आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। बीएलए के खिलाफ यूएनएससी पहुंचा पाकिस्तान। पाकिस्तान चीन ने की बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग। बीएलए की मजीद ब्रिगेड को भी आतंकी संगठन घोषित करने की मांग। यूएनएससी में बीएलए के खिलाफ पाकिस्तान और चीन का संयुक्त प्रस्ताव। यूएनएससी की फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में डालने की मांग। पाकिस्तान का दावा, अफगानिस्तान में 60 से ज्यादा आतंकी शिविर। अमेरिका पहले ही बीएलए को विदेशी आतंकी संगठन कर चुका है घोषित।
मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित करवाना चाहता है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आसिम इख्तियार अहमद का कहना है कि इस्लामिक स्टेट खोरासन, अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान, इस्लामिक मूवमेंट, बीएलए और मजीद ब्रिगेड जैसे आतंकवादी संगठन अफगान ठिकानों से संचालित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान में 60 से ज्यादा आतंकवादी शिविर सक्रिय हैं, जो सीमा पार हमलों के लिए आधार केंद्र का काम कर रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी की ताकत, बीएलए के पास 6000 से ज्यादा लड़ाके। बीएलए लड़ाकों के पास M16 M4 राइफल, M240B मशीन गन, RPG 7 लॉन्चर का भी इस्तेमाल। आधुनिक हथियारों की वजह से सेना पर हमला करता है बीएलए। बीएलए की आजाद देश की मांग ने जोर पकड़ा। पाकिस्तान 2025-26 कार्यकाल के लिए 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, जबकि चीन इस शक्तिशाली निकाय का स्थायी सदस्य है और उसके पास वीटो का अधिकार है। पाकिस्तान 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता कर रहा है और आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष भी है। आसिम इख्तियार अहमद का कहना है कि अफगान तालिबान प्रशासन को आतंकवाद रोधी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करना होगा। अमेरिका ने पहले ही विदेशी आतंकवादी संगठन किया घोषित। मजीद ब्रिगेड की स्थापना 2011 में हुई थी। ये बीएलए की आत्मघाती इकाई है। इसमें लड़ाके खुद की जान देकर पाकिस्तान में सुरक्षा बलों और चीनी हितों को निशाना बनाते हैं। बीते महीने अमेरिका ने भी बीएलए और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन यानी एफटीओ के रूप में सूचीबद्ध किया था। बीएलए को उसने पहले ही विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी यानी SDGT घोषित कर रखा है। इसमें कहा गया है कि ये कार्रवाई आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दिखाती है। मुनीर सेना पर बीएलए का प्रचंड प्रहार। मांड में बीएलए का पाक आर्मी पर भीषण हमला। बलूचों ने कैप्टन समेत 8 पाक जवानों को मार डाला था। बलूच लड़ाकों ने पाक सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। विस्फोट में कैप्टन वकार काकर नायक जुनैद की मौत हुई थी। लांस नायक खान मोहम्मद समेत 8 जवान मारे गए थे। बलूचों ने सैन्य कर्मियों पर घात लगाकर हमला किया था। बीएलए के हमले में कई सैनिक हताहत हुए थे। कई सैनिकों को भागने पर मजबूर होना पड़ा था। बीएलए लड़ाकों ने जासूसी कैमरों को भी नष्ट कर दिया था। कई आतंकवादी हमलों के बाद 2019 में अमेरिका ने बीएलए को SDGT के रूप में नामित किया था। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक 2024 में बीएलए ने कराची एयरपोर्ट और गदावर पोत प्राधिकरण परिसर के पास आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी। उसने 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की जिम्मेदारी भी ली थी, जो क्वेटा से पेशेवर जा रही थी। इस घटना में 31 नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे गए थे और 300 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। पाकिस्तान 2025-26 के लिए UNSC का अस्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य होने के कारण वीटो अधिकार रखता है चीन। पाकिस्तान सुरक्षा परिषद का 2025-26 कार्यकाल में अस्थायी सदस्य है, जबकि चीन इस शक्तिशाली निकाय का स्थायी सदस्य और वीटो पावर वाला देश है। पाकिस्तान इस समय UNSC की 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति का चेयरमैन और काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर भी है। अहमद ने अफगान तालिबान पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पूरे करने होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान से फैला आतंकवाद पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कौन है बलूच? ईरान पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर रहते हैं। आकार में इलाका लगभग फ्रांस के बराबर। बलूचिस्तान की आजादी चाहते हैं। 2011 से अब तक 10,000 से ज्यादा बलूच गायब हुए। सुन्नी मुस्लिम जातीय समूह। बीएलए बलूचिस्तान का प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन है। मजीद ब्रिगेड इसी संगठन की आत्मघाती इकाई है, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी। ये इकाई मुख्य रूप से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और चीन से जुड़े हितों को निशाना बनाती है। बीते साल अमेरिका ने भी बीएलए और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। साल 2019 में अमेरिका ने बीएलए को स्पेशली
डिजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट संगठन के तौर पर लिस्ट किया था। इसके बाद से ये संगठन कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। चीन को इससे आखिर क्या फायदा होगा? बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट और गदावर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स के पास आत्मघाती हमले किए गए। वहीं मार्च 2025 में क्वेटा से पेशेवर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण किया गया। इसमें 31 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए थे और 300 से ज्यादा यात्री बंधक बनाए गए थे। बीएलए का कहना है कि पाकिस्तानी सेना बलूच लोगों पर जुल्म ढहाती है और उन्हें अपनी जमीन पर अत्याचार झेलना पड़ता है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान वही इलाका है जहां चीन के कई व्यापारिक प्रोजेक्ट जुड़े हैं। ऐसे में अगर बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया तो पाकिस्तान को विद्रोहियों को मारने का लाइसेंस मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर चीन को खनिज और व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण इलाका इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान में सेना मतलब पता है आपको? पाकिस्तान में सेना मतलब तानाशाही। कोई सेना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। पाकिस्तान में सबसे मजबूत यूनिट पाकिस्तानी आर्मी मतलब कायदा, कानून, जज, कोर्ट, अदालत, कचहरी, सबसे ऊपर, जो किसी भी तरह से सौदे करती है। देश के हर तरह के बिजनेस में घुसी हुई है। आटा पीसना हो, आर्मी तैयार है। घर बनाना हो, आर्मी तैयार है। सीमेंट बेचना हो, आर्मी तैयार है। कोई भी काम ले लीजिए आप, कोई भी व्यवसायिक गतिविधि, पाकिस्तान की सेना हर जगह है। लेकिन अब इसमें बड़ा करप्शन निकलकर सामने आया। अब तक तो खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन पाकिस्तान में अब धीरे धीरे दबी आवाज में ही सही पाकिस्तानी सेना की करतूतों के बारे में लोग कानों कान बात करने लगे हैं। पाक सेना के आलिशान पनडुब्बियों से लेकर जमीन सौदे तक भारी धांधली की खबर है। पाकिस्तानी सैन्य तंत्र की सरकार पर पकड़ को देखते हुए अगर जांच शुरू हुई तो कोई जांच पूरी हो ही नहीं पाती। ऐसी फाइलों को सीक्रेट फाइल करार दिया जाता है और चीजें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। सामान्य सैन्य कर्मियों को इन सौदों से दूर रखा जाता है। सेना के शीर्ष जो अधिकारी हैं वो इन सौदों में मलाई खाते हैं। इससे पाकिस्तानी आर्मी अमीर और पाकिस्तान में लड़ने वाली जो आर्मी है, जो फुट सोल्जर है, और जो पाकिस्तान की आवाम है, वो गरीब होती जा रही है। और एक रिपोर्ट आई है, उससे ऐसा खुलासा हुआ है जिससे पूरे पाकिस्तान में धमाका हो गया है। पाक आर्मी के हथियार सौदों से जमीन की दलाली तक, मुनीर सेना की जड़ में भ्रष्टाचार और कमीशन। पाकिस्तान में जनता से खुली लूट का खुलासा। पाकिस्तान में सेना का दबदबा किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान की कोई दूसरी संस्था सेना को चुनौती नहीं दे सकती। इसका फायदा पाकिस्तानी आर्मी उठाती है और बड़ी तादाद में पैसे का हेरफेर करती है। पाक सेना के आलीशान पनडुब्बियों से लेकर जमीन सौदे तक भारी धांधली हो रही है। इस कमीशन संस्कृति के केंद्र में बिचौलियों का विशाल नेटवर्क है। इस नेटवर्क के सेवानिवृत्त अधिकारी और ठेकेदार पर्दे के पीछे बैठते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाक आर्मी के जहाज, विमान,
पनडुब्बी, मिसाइल, बंदूकें, गोलियां और टारपीडो जैसी खरीदों में अपारदर्शी मूल्य निर्धारण और पसंदीदा विक्रेता शामिल होते हैं। हथियारों के साथ साथ रियल एस्टेट में भी इसी तरह के रैकेट फल फूल रहे हैं। इसके चलते रक्षा आवास प्राधिकरण यानी डीएचए सैन्य संचालित मुनाफाखोरी का प्रतीक बनता जा रहा है। दलालों का हथियार बाजार। पाकिस्तान के हथियारों के व्यापार में बिचौलिए खुला रहस्य हैं। सेना विदेशी सरकारों से सीधे खरीद की बात कहती है, लेकिन हकीकत में बिचौलियों का ग्रुप ठेकों का प्रबंध करता है। ये दलाल उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ संबंध बनाते हैं और फिर विदेशी खातों में कमीशन लेते हैं। 1990 के दशक के मध्य में कराची के अगोस्टा कांड से इस तंत्र का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद भी ये तंत्र लगातार पैर पसार रहा है। पाकिस्तान का मौजूदा हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी कार्यक्रम इतना बड़ा है कि इसमें बड़ी धांधली की संभावना है। इसके लिए चीन के साथ 4 से 5 अरब डॉलर की डील 2015 में हुई थी। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नौसैनिक परियोजनाओं में से एक है। इस सौदे की फंडिंग की शर्तों का खुलासा संसद या जनता के सामने कभी नहीं किया गया। इससे इस पूरे प्रोजेक्ट पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। सेना का संपत्ति साम्राज्य। पाकिस्तानी सेना में भ्रष्टाचार पर विश्लेषक कहते हैं कि रक्षा सौदों का प्रभाव हथियार खरीद से आगे आवास और भूमि तक फैला हुआ है। पाकिस्तानी सैन्य शासन, डीएचए और नौसेना की बहरिया फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के जरिए देश के सबसे बड़े संपत्ति डेवलपर्स में से एक बन गया है। ये संस्थाएं विशाल व्यावसायिक शाखाओं में विकसित हो गई हैं। बहरिया फाउंडेशन ड्रेजिंग, समुद्री सहायता, आईटी और शैक्षिक सहायक कंपनियां चलाता है। एक जांच के दौरान पाया गया कि डीएचए के अधिकारी करोड़ों डॉलर्स की फर्जी आवास परियोजना के लिए जांच के दायरे में थे। डीएचए विशेष कानूनी दर्जे के साथ चलता है, जो इसे सरकारी निगरानी से बचाता है। इससे मुनाफा कुछ लोगों की जेबों में जाता है। सेना जवाबदेही से दूर। पाकिस्तानी सैन्य तंत्र की सरकार पर पकड़ को देखते हुए अगर कोई जांच शुरू होती है तो पूरी नहीं हो पाती। ऐसी फाइलों को सीक्रेट करार दिया जाता है और चीजें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। देखा गया है कि सामान्य सैन्य कर्मियों को इन सौदों से दूर रखा जाता है। सेना के शीर्ष अधिकारी इन सौदों की मलाई खाते हैं। पाकिस्तान के लिहाज से इसे देखना इसलिए अहम है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था आईएमएफ के राहत पैकेज और सब्सिडी में कटौती के कारण लड़खड़ा रही है। इसके बावजूद सेना के खर्च न सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि हैंगर पनडुब्बियों जैसी बड़ी खरीद से कमीशन संस्कृति को बढ़ावा भी मिल रहा है। इससे पाक आर्मी अमीर और आम पाकिस्तानी गरीब हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया डेली। भारतीय क्रिकेट टीम के हाथ नहीं मिलाने के बाद पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी कि उसने पूरा का पूरा ड्रामा ही दुबई में क्रिएट कर दिया। इतना ड्रामा, इतना ड्रामा, इतना ड्रामा कि पूरी दुनिया में थू-थू हो गई। एशिया कप में पाकिस्तान और यूएई के बीच मैच शुरू होने से पहले जबरदस्त ड्रामा हुआ। मैच शुरू होने से ठीक पहले पाकिस्तानी टीम होटल से स्टेडियम ही नहीं पहुंची, खुद को होटल के कमरे में बंद कर लिया। इससे मैच रद्द होने की अटकलें तेज हो गई। कुछ देर के बाद पीसीबी ने जानकारी दी कि नहीं भाई साहब, मैच तो खेलेंगे लेकिन थोड़ी देर से खेलेंगे, टीम नाराज है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की शादी में पहुंचे हो और पाकिस्तान टीम नहीं, पाकिस्तानी फूफा है, नाराज हो गया। लेकिन इस बीच पाकिस्तान को झटका देते हुए आईसीसी ने मैच से रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग को ही खारिज कर दिया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने एक और प्रोपेगेंडा खेला। पाकिस्तान ने एंडी पाइक्रॉफ्ट का एक म्यूट वीडियो जारी किया, जिसमें उसने कहा कि अरे ये वीडियो तो वही है जिसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट जो माफी मांग रहे हैं। तो लोगों ने कहा इसमें ऑडियो तो है ही नहीं। बोला नहीं, इसमें ऑडियो है लेकिन कम है। तो यानी कि पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन एशिया क्रिकेट कप में भी काम कर रही है। मैच से पहले पीसीबी का हाई वोल्टेज ड्रामा। कई बार कर चुका है टूर्नामेंट का बहिष्कार। यूएई मैच से पहले पाकिस्तान का ड्रामा। एक कहावत है कि लौट के उल्लू घर को आए या लौट के बुद्धू घर को आए। ये कहावत पाकिस्तानी टीम पर एकदम फिट बैठती है। जो पाकिस्तानी टीम बहुत बुलंदी से यूएई के खिलाफ मुकाबले में डिमांड कर रही थी कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया जाए, पीसीबी ने मैच से पहले आईसीसी से सूर्य कुमार यादव पर सजा देने की मांग की थी। पीसीबी ने 2 औपचारिक मांगे पेश की थी। में एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से रेफरी पद से हटाने की बात कही गई थी। एशिया कप में मैच को लेकर पाकिस्तानी टीम ने स्टेडियम जाने से पहले बस रोक दी। टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को होटल में वापस जाकर अपने कमरे में रहने का आदेश दिया था। पाक मीडिया के हवाले से रिपोर्ट आई कि पीसीबी के अधिकारियों ने कहा है कि अगर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट माफी मांगते हैं तो मामला सुलझ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एशिया कप में बेइज्जत हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मैच यूएई से होना था। पाकिस्तान कह रहा था कि वो मैच नहीं खेलेगा। मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने किया था ड्रामा। ध्यान रहे, अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलता तो वो एशिया कप टूर्नामेंट से बाहर हो सकता था, क्योंकि इससे यूएई को वॉक ओवर मिल जाता और 2 अंक के साथ मेजबान टीम यूएई सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाती। पर अब ये मुकाबला हुआ। एंडी पाइक्रॉफ्ट जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। जिम्बाब्वे के लिए उन्होंने 3 टेस्ट के अलावा 20 वनडे मैच खेले हैं। वो 2009 से आईसीसी एलिट पैनल का हिस्सा हैं। 100 से ज्यादा टेस्ट मुकाबलों में वो रेफरी रहे हैं। उनके नाम कुल 447 रन दर्ज हैं।
70 मिनट में घुटनों पर आया पाकिस्तान। पीसीबी ने दूसरी बार बहिष्कार की धमकी दी। आईसीसी ने रेफरी को हटाने की मांग को खारिज किया। आईसीसी ने पीसीबी की शिकायत को बेबुनियाद करार दिया। पीसीबी की शिकायत में सबूतों की कमी का हवाला दिया गया। एशिया कप 2025 में जब पाकिस्तान की टीम यूएई से भिड़ने जा रही थी, तब असली मुकाबला तो मैदान पर नहीं, होटल की लॉबी में हुआ था। और ये क्रिकेट कम बल्कि राजनीति थ्रिलर ज्यादा लग रहा था, जैसे कोई पाकिस्तानी ड्रामा टीवी सीरीज लाइव चल रही हो। और उस शो के निर्देशक पीसीबी थे। मैच से ठीक पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने 2 फरमाइशें रखी, वो भी धमकी के साथ कि जब तक ये पूरी नहीं होती हमारी टीम मैदान पर नहीं उतरेगी। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाओ क्योंकि उन्होंने भारत पाकिस्तान मैच में पक्षपात किया है। सूर्य कुमार यादव पर जुर्माना लगाओ क्योंकि उन्होंने मैच के बाद कुछ ऐसा कहा जिसे पीसीबी ने राजनीतिक बयान बता दिया। लेकिन आईसीसी ने पीसीबी को इग्नोर कर दिया। आईसीसी ने कोई मांग नहीं मानी, न रेफरी बदले और न ही सूर्य कुमार पर जुर्माना लगाया। मगर पीसीबी ने बिना शर्त मैदान में उतरकर खुद ही बता दिया कि उनका रॉब बस टीवी चैनल्स तक सीमित था। पीसीबी ने यह ड्रामा क्यों बंद किया? जवाब एक शब्द में है और वो है पैसा। अगर पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से हटती तो उसे करीब 141 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ता। पीसीबी का कुल सालाना बजट है करीब $227 मिलियन और ये नुकसान सीधा 7% बजट को डुबो देता। राजनीति एक तरफ, लेकिन जब मामला बजट का आया तो पाकिस्तान ने इज्जत छोड़कर इनकम को चुना। पाकिस्तान के यूटर्न की असली वजह, मैच न खेलने पर पाक टीम को $16 मिलियन का नुकसान होता। मैच न खेलने के नुकसान से पीसीबी के राजस्व का 7% हिस्सा खत्म होता। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी अपनी ही धमकी के चलते बुरे फंस गए।